हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सर्जरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एआईए पीजीटी 2026 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एफएक्यू यानी कि मैं यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन का आंसर अकेला नहीं बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको वो चीज़ें एकदम टिप ऑफ टंग याद भी हो जाए, है ना, और समझ में भी आए कि कहाँ पे कौन सा फ्रैक्चर होता है। विथ डायग्राम हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन क्या बोल रहा है? एक मिनट। हाँ, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, है ना। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन कौन सी? अगर मैं अपना हाथ इस तरीके से रखूं तो ये मेरी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है ना, या फिर ये वाली फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है। हमारा नॉर्मली क्या होता है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है सुपाइन पोजीशन, तो मान के चलो इधर से ये वाली फर्स्ट होगी, इधर से ये वाली फर्स्ट होगी। तो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का बेस अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेनिट्स फ्रैक्चर। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन which extend into the carpometacarpal joint is known as कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट। यानी कि ये मेटाकार्पल ज्वाइंट था, ये कार्पल ज्वाइंट है, यानी दोनों को मिला के हम कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि जहां पे कार्पल अपने मेटाकार्पल से जुड़ा होता है। तो ऐसा फ्रैक्चर जो कि मेटाकार्पल के बेस में होता है और वो कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, हो जाता है, उन दोनों के ज्वाइंट तक एक्सटेंड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेनिट्स फ्रैक्चर बोलते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे? बेनिट्स फ्रैक्चर को बेस, मेटाकार्पल के बेस पे हो रहा है ना, मेटाकार्पल के बेस पे हो रहा है, तो बेस से बाद से ही हम उसको बेनिट्स फ्रैक्चर याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है एन इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर of the distal radius with the dislocation of the radiocarpal joint is known as, इसको बोलते हैं वार्टन्स फ्रैक्चर। पहले तो आपको रेडियस में होने वाले 4 फ्रैक्चर के बारे में मैं समझा दूं। तो 4 फ्रैक्चर में हम कौन कौन से फ्रैक्चर पढ़ने वाले हैं? वार्टन्स फ्रैक्चर में हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। ठीक है, ऐसे ही हम एक कुलीस फ्रैक्चर पढ़ेंगे और स्मिथ फ्रैक्चर पढ़ेंगे, जो चारों के चारों कहां पर होते? रेडियस के डिस्टल एंड पर होते हैं। पर इसमें कौन सी साइट पर हो रहा है उसके हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता है। डिस्टल एंड वाले सभी हैं। डिस्टल एंड मतलब क्या होता है? जैसे ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये वाला हमारा पार्ट प्रोक्सिमल, आगे डिस्टल होता जाता है, यानी कि ये रेडियस का प्रोक्सिमल एंड रहेगा और ये डिस्टल एंड रहेगा। तो जो तीनों चारों फ्रैक्चर होंगे वो डिस्टल एंड पर होंगे, पर पोजीशन के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। पहले हम डायग्राम में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगी। तो देखिए क्या होता है। ये कौन से फ्रैक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं? बार्टन्स फ्रैक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2 टाइप का होगा। ये रेडियस का डिस्टल एंड है ना। तो ये वाला हमारा होता है डॉर्सल सरफेस और ये होता है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस को वॉलर भी कहते हैं। जैसे नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में अगर मैं बात करूं तो रेडियस, हमारी ये वाली बोन रेडियस है, तो इसका जो पीछे वाला पोर्शन है ना, इसको हम डॉर्सल बोलेंगे, और जो पाम की साइड है उसको वेंट्रल सरफेस बोलेंगे। तो 2 प्रकार का फ्रैक्चर हो जाएगा ये। कौन सा फ्रैक्चर, बार बार ही भूल जाती हूँ, है ना, एक बार और नाम देख लेती हूँ। बार्टन्स फ्रैक्चर। तो एक होगा डॉर्सल की साइड शिफ्ट हो जाता है ये फ्रैक्चर, अपने किसको लेके? कार्पल को लेके, यानी कार्पल को लेके, कार्पल का डिसलोकेशन हो रहा है, साथ में किसके? रेडियस के फ्रैक्चर के साथ कार्पल का डिसलोकेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये कहाँ, ये टूटेगा तो कहाँ जाएगा? पीछे की साइड जाएगा। अगर यहाँ का रेडियस का डिस्टल एंड टूटेगा तो डॉर्सल की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डॉर्सल बार्टन फ्रैक्चर। ऐसे ही अगर ये वाला पार्ट, ये डॉर्सल वाला टूट गया, यहाँ पे कौन सा टूटेगा? वेंट्रल वाला। तो रेडियस का जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी वेंट्रल पार्ट है वो टूटेगा, तो हम उसको बोलेंगे वेंट्रल बार्टन फ्रैक्चर। ठीक है, समझ आया? अब एक बार उसको कहाँ पे देख लेंगे? थ्योरी में देख लेंगे क्या बोला गया है।
इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है क्योंकि ये आर्टिकुलर सरफेस यानी ज्वाइंट तक पहुंच जाता है। क्योंकि ज्वाइंट तक पहुंच रहा है, क्योंकि कार्पल का भी डिसलोकेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, है ना। तो एन इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस विथ डिसलोकेशन ऑफ द रेडियो कार्पल ज्वाइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल का रेडियस के साथ ज्वाइंट, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। यानी रेडियस का डिस्टल एंड का फ्रैक्चर तो हो रहा है, पर साथ साथ में डिसलोकेशन हो रहा है किसका, रेडियो कार्पल ज्वाइंट का। इसको हम बोलते हैं वार्टन्स फ्रैक्चर, जो कि दो प्रकार का होता है, एक डिस्टल डॉर्सल फ्रैक्चर और एक होता है वेंट्रल फ्रैक्चर। ठीक है, अब आते हैं अगला फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस अकरिंग विद इन एन इंच ऑफ द रिस्ट ज्वाइंट। यानी कि ऐसा फ्रैक्चर जो रिस्ट ज्वाइंट से 2-3 सेंटीमीटर दूर हो, उसके पास ना हो, कितना हो, 2-3 इंच, थोड़ा सा इंच दूर हो, 1-आध इंच, 2-3 सेंटीमीटर दूर हो, प्रोड्यूसिंग द डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं कुलीज फ्रैक्चर। पहले तो कोड बनाकर आपको याद करा देती हूँ। कुली रात में डिनर करने के बाद अपना काम पे लग जाते हैं, तो डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी किस में मिलती, कुलीज फ्रैक्चर। कुलीज फ्रैक्चर कहाँ पर मिलता है, रेडियस में मिलता है, पर कहाँ पे, डिस्टल एंड पे मिलता है। पर उसमें भी दो चीजें होती, एक कुलीज फ्रैक्चर होता है और एक स्मिथ फ्रैक्चर होता है। कुलीज के जस्ट अपोजिट होता है स्मिथ फ्रैक्चर। कुलीज में क्या होता है, जो फ्रेगमेंट होता है वर्टिकली, यहाँ पे जो है एकदम पूरा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। अगर ये बोन है एकदम सीधा कटेगा, इसमें कोई टेढ़ा ताड़ा नहीं करता, एकदम सीधा कटता है। और कहाँ पे, डॉर्सल की साइड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पीछे की साइड शिफ्ट होगा। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था, एक कट लगेगा, पर वहां पे कैसा रहता है, थोड़ा सा तिरछा कट रहता है ना। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, यहाँ पे कैसा रहेगा, थोड़ा सा तिरछा कट रहता है, पर यहाँ पे जो फ्रैक्चर होगा एकदम एकदम सीधा रहता है। अगर ये डिस्टल की तरफ शिफ्ट होगा, रेडियस का जो डिस्टल एंड है एकदम सीधा कट होने के बाद, टूटने के बाद कहाँ पर डिस्टल की तरफ मूव करेगा, तो वो कहलाता है कुलीज फ्रैक्चर। अगर ये वेंट्रल की तरफ मूव करेगा तो इसको हम बोलते हैं स्मिथ फ्रैक्चर। ठीक है, तो फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस विच इज द रिवर्स ऑफ कुलीज फ्रैक्चर, इसको स्मिथ फ्रैक्चर को हम रिवर्स ऑफ कुलीज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्मिथ फ्रैक्चर। जैसे वहां पे कहाँ गया फ्रैक्चर साइट, डॉर्सल एंड पे, यहाँ पे ये डिस्टल जो फ्रैगमेंट है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रल की तरफ आएगा। अब तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कुली जो होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन होती है, स्मिथ में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन होती है। ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होते हैं, यानी कि ज्वाइंट तरफ नहीं जाते। जबकि हमने जो दो फ्रैक्चर मतलब टोटल मिला के एक ही पढ़ा था, उसके दो एंड पढ़े थे। जो वार्टन्स फ्रैक्चर है वो ज्वाइंट की तरफ ही जाता है, यानी ज्वाइंट इन्वॉल्व रहता है उसमें, इसलिए उसको हमने बोला इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ठीक है, अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की साइड होता है, कुलीज में डॉर्सल की साइड होता है। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो कुली होते हैं वो आपके डोर पर आते हैं, आपका सामान डोर तक पहुंचाते हैं। कुली डोर तक सामान पहुंचाते हैं, तो डॉर्सल हो जाएगा और स्मिथ उसका नीचे हो जाएगा, वेंट्रल या वॉलर पार्ट हो जाएगा। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, तो कुली का हमने याद कर लिया था, डिनर करने के बाद काम पर लगते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्मिथ फ्रैक्चर को गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी। ऐसे ही डॉर्सल ऑब्लिक, तिरछा मतलब ऑब्लिक जो फ्रैक्चर रहता है इंट्रा आर्टिकुलर, ये भी इंट्रा आर्टिकुलर रहता है, पर यहाँ पे डॉर्सल रिम होती है और अपने साथ कार्पस को भी ले जाती है। यहाँ पे वोलर रिम होती है और कार्पस को अपने साथ शिफ्ट कर देती है। फ्रैक्चर प्लस डिसलोकेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन वेंट्रल वाला मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों प्रकार के फ्रैक्चर हमने देख लिए हैं। फ्रैक्चर ऑफ द, अब आते हैं, अब रेडियस का कंप्लीट हो गया, अब आते हैं अल्ना। अल्ना में एक ऐसा फ्रैक्चर जिसके साथ साथ रेडियस का भी डिसलोकेशन हो जाता है। कौन सा, फ्रैक्चर ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द अल्ना। क्या है, फ्रैक्चर ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट।
यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, साथ में यहाँ का जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट था वो भी डिसलोकेट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? मोन्टेजिया फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? डायग्राम अगर आपने देखा है तो एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, सर्जरी बहुत टफ है, बिना डायग्राम के एफएक्यू भी कराती तो आपसे नहीं बन पाता। ठीक है, तो फ्रैक्चर ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर ज्वाइंट, क्योंकि रेडियो अल्नर ज्वाइंट यहां से इधर था, अब ये डिसलोकेट हो गया, इतना फ्रैक्चर होके ये नीचे की ओर खिसक गया है, तो इसको हम बोलते हैं मोन्टेजिया फ्रैक्चर, जो कि कहां पे मिलता है? अल्ना में मिलता है, और साथ में डिसलोकेशन हो रहा है किसका? रेडियस का। क्लियर है? फ्रैक्चर विथ डिसलोकेशन अराउंड द एंकल अकरिंग एट एनी एज इज नोन एज, यानी कि कहां पर हो रहा है? एंकल का हो रहा है, इसको हम पॉट्स फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉट्स फ्रैक्चर बोलते हैं। याद हम ऐसे रख सकते हैं, जैसे पॉट्स फ्रैक्चर है ना, पॉट में अगर आप, टॉयलेट में अगर आप ज्यादा देर तक बैठेंगे तो सबसे ज्यादा पेन आपको कहाँ होता है? काफ रीजन में, और साथ में एंकल रीजन में। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि एंकल में पेन होने लगता है, उसको हम बोलते हैं, एंकल में फ्रैक्चर हो जाता है उसको हमने बोला पॉट्स फ्रैक्चर। तो कहां पर हो रहा है? फ्रैक्चर विथ डिसलोकेशन, फ्रैक्चर के साथ साथ डिसलोकेशन हो रहा है, कहां पर? एंकल में, कोई भी एज हो, है ना, फ्रैक्चर के साथ यहाँ डिसलोकेशन भी हो रहा है, तो इसको हमने पॉट्स फ्रैक्चर बोला है। अगला आता है 7th नंबर का क्वेश्चन है, फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया caused by a force valgus applied to the knee is known as बम्पर फ्रैक्चर। याद रहे तो कर लेना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटरल कॉन्डाइल, टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल में, फिब्यूला और टिबिया आप जो पढ़ते हैं, तो टिबिया जो है कौन सी बोन होती है ना? मीडियल, और फिब्यूला लेटरल। तो जो टिबिया है उसके कहां पर हो रहा है? लेटरल एपिकॉन्डाइल में हो रहा है, बाहर वाली साइड हो रहा है, जहां पे फिब्यूला उससे अटैच रहता है वहां पे होता है, उसको बम्पर फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टेरियर आर्चेस ऑफ द C1 वर्टिब्रा, यानी एटलस में जो फ्रैक्चर होता है, क्योंकि सर्जरी में आपको ये चीजें ज्यादा मिलेगी, कौन से फ्रैक्चर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर मुझे नाम थोड़ा अलग लग रहा था तो इसलिए मैंने पढ़ाया इसको। जेफरसन फ्रैक्चर, जेफरसन फ्रैक्चर बोलते हैं, कहां पे? C1 वर्टिब्रा एटलस में अगर कोई फ्रैक्चर होता है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है लेफर्ट फ्रैक्चर, कहां पे होता है? तो फेसियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर, फेस में जो फेसियो मैक्सिलरी जो फ्रैक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लेफर्ट्स फ्रैक्चर। लेफर्ट्स फ्रैक्चर कहां पर देखने को मिलता है? ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे मैक्सिलरी वाले पार्ट में, फेस में जो फ्रैक्चर होता है उसको हम लेफर्ट्स फ्रैक्चर बोलते हैं। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप इज इंडिकेटेड बाय विच साइन, अगर किसी का कंजेनाइटल, बच्चा पैदा होते से ही उसका हिप का डिसलोकेशन है, वो किस चीज का साइन है? वॉन रोजेंस साइन। राउजिंग साइन अलग होता है ना, ये क्या है? वॉन रोजेंस साइन, यानी बाय बर्थ है, बाय बॉर्न है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, वॉन रोजेंस साइन, जिसमें पैदाइशी बच्चे का हिप डिसलोकेट रहता है। फ्रैक्चर विथ डिसलोकेशन इज कॉमनेस्ट इन विच रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, आपने ये चीज पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा कॉमनली हमको कहां पर देखने को मिलता है? डिसलोकेशन हो या फ्रैक्चर हो, तो डॉर्सोलंबर रीजन में मिलता है सबसे ज्यादा, डॉर्सोलंबर रीजन में। अब अलग फ्रैक्चर कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा अलग साइन देखते हैं सर्जरी में। क्या है कि अगर आपको स्कैल्प पर क्या होता है? एडिमा हो जाता है फ्रंटल बोन में, बहुत से आपने पेशेंट देखे होंगे, यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर एडिमा हो रहा है, फ्रंटल बोन में हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉट्स पफी ट्यूमर। जबकि पॉट्स फ्रैक्चर कहाँ पर मिल रहा था? एंकल में मिल रहा था, और पॉट्स पफी ट्यूमर कहां पर मिलता है? हेड में मिलता है, फ्रंटल बोन में मिलता है, स्पेशली इस टाइप का बहुत ज्यादा उसमें फ्लूइड कलेक्ट रहता है।
ऑस्टियोक्लास्टोमा, आपको साथ ही आंसर दिखते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आंसर तो पहले ही दिख गया। भाई मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, आपको समझा रही हूँ कि मतलब इसको एक तरीके का पढ़ाना ही आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसरिंग वाला है, आपको कुल मिला के याद होना चाहिए। ऑस्टियोक्लास्टोमा ऑफ बोन इज अदरवाइज नोन एज, जैसे बोन में ऑस्टियोक्लास्टोमा हो जाता है उसको हम जाइंट सेल ट्यूमर बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, है ना। जाइंट सेल ट्यूमर कहाँ पर होता है? बोन में होता है, ऑस्टियोक्लास्टोमा बन जाता है। जैसे कि हम डायग्राम में देखेंगे इस टाइप का बन जाता है, बोन में ही बन जाता है। ऑस्टियोक्लास्टोमा कहाँ पर होता है? बोन में होता है, जाइंट सेल ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब इसको भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वो सारे कोलीज फ्रैक्चर जो हमने किसका पढ़ा, रेडियस का पढ़ा, अल्ना का पढ़ा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेफ्रोब्लास्टोमा अ कैंसर ऑफ द किडनी, नेफ्रोब्लास्टोमा किसको बोलते हैं? कैंसर ऑफ द किडनी, किडनी के कैंसर को बोलते हैं। इन चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 3 इयर्स इज नोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर किसी को नेफ्रॉन में, किडनी में ट्यूमर हो गया तो कितना ज्यादा बिल बढ़ेगा हॉस्पिटल का, बहुत पैसा लगेगा। तो ये तो मैंने आपको पहले भी, किड अगर बीमार हो रहा है बच्चा तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बिल बहुत बढ़ता है। तो बिल्स ट्यूमर कहाँ पे होता है? किडनी में होता है, उसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं, है ना। एक प्रकार का कैंसर है किडनी का, इस तरीके से होता है। जुवेनाइल पॉलिप्स ऑफ द कोलोन आर नोन एज, अगर बच्चों को क्या होती है? जुवेनाइल, बच्चों को चेरी बहुत पसंद होती है ना। तो बच्चों को क्या पसंद है? चेरी पसंद है, बहुत खा लिए तो चेरी जैसा ही कोलोन हो जाएगा, है ना, इस टाइप का आपको दिखता है, तो उसको चेरी ट्यूमर बोलते हैं। अगर कोलोन में कैसा हो जाए? पॉलिप्स हो जाए, छोटे छोटे। हाइपरट्रॉफी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाइपरट्रॉफिड गम अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज प्रेगनेंसी ट्यूमर, है ना। प्रेगनेंसी ट्यूमर कहलाता है हाइपरट्रॉफी, अगर गम्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान तो प्रेगनेंसी ट्यूमर कहलाता है। एन अनकॉमन मेटास्टैटिक ट्यूमर ऑफ द ओवरी इज नोन एज क्रूकैन वर्ज ट्यूमर। अब क्रूकैन वर्ज ट्यूमर कहां पर होता है? तो ये एक प्रकार की मेटास्टैटिक ट्यूमर है जो कि ओवरी में पाया जाता है, ओवरी में क्रूकैन वर्ज ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का ओवरी में हो जाता है, एक प्रकार का कैंसर होता है। अम्लाइकल एडिनोमा कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स इज नोन एज रास्पबेरी ट्यूमर। देखो अम्लाइकल कॉर्ड से क्या होता है? बच्चा रेस्पिरेशन करता है, अगर वहीं पे ट्यूमर हो जाए तो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएगा, तो आप बोल सकते हैं रास्पबेरी ट्यूमर। कहां पर? अम्लाइकल कॉर्ड में एडिनोमा अगर हो रहा है। एंड accumulation of pleural effusion in the interlobular space of lungs is known as, lungs में क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, अगर ऑक्सीजन वहां रहेगी तो फैन बनेगा। तो फेंटोन ट्यूमर कहां पर होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फेंटोम ट्यूमर कहां पे होता है? जब प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इन द इंटरलोब्यूलर स्पेस, ठीक है। अगला है कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम अराइजिंग फ्रॉम बी लिम्फोसाइट इज नोन एज बर्किट्स ट्यूमर। याद रहे तो कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइपोमा के बारे में सभी लोग जानते हैं। विच ट्यूमर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्यूमर, सभी को, अधिकतर लोगों को मिलता ही मिलता है। एज इट कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी वेयर फैट इज फाउंड, जहां पर भी फैट होता है वहां पर मिलता है, तो लाइपोमा। अल्सरेटेड मल्टीपल सिवेसियस सिस्ट ऑफ द स्कैल्प, स्कैल्प में अगर बहुत सारे मल्टीपल जो सिवेसियस सिस्ट हैं अगर वो होंगे तो एक कॉक जैसा बन जाता है, मुर्गे जैसा बन जाता है, उसको हमने क्या बोल दिया? कॉक्स पिक्यूलियर ट्यूमर। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर का। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व द स्मॉल जॉइंट ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो सबसे मल्टीपल ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे पहले, है ना। तो कहाँ? हैंड्स के। ऐसे ही गाउट जो होता है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है,
तो हमने पाद अंगुष्ठ तो पढ़ा था, पैर के अंगूठे से इसकी शुरुआत होती, तो कौन सा ज्वाइंट रहता है वो, मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। कार्पो नहीं, टार्सो, पैर में है ना, पैर के अंगूठे से शुरुआत होता है, तो मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट। सूडो गाउट कहां पर होता है ना, सूडो गाउट कैरेक्टरिस्टिकली अफेक्ट द लार्ज ज्वाइंट ऑफ द बॉडी, तो सबसे पहले कौन होता है, लार्ज ज्वाइंट, नी। सूडो गाउट यहीं पर होता है, क्योंकि शुरुआत तो उसकी कहां से होती है, अंगूठे से शुरुआत होती है। प्रोलैप्स ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क मोस्ट कॉमनली अकर एट विच लेवल, तो सबसे ज्यादा प्रोलैप्स कहां पर होता है, आपने पेशेंट देखे होंगे, अधिकतर L4 L5 के ही आपको मिलते हैं कि नहीं, तो सबसे ज्यादा कॉमन होता है L4 L5 और S1। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट विच वर्टिब्रा, तो ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा कॉमनली कहां पर करता है अफेक्ट, T9 to T12। स्पाइना वाइफिडा इज कॉमनली सीन इन विच रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइना वाइफिडा जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक बच्चे में स्पाइना वाइफिटा है, ओपन डिफेक्ट रहता है यहाँ पे, ओपन ड्यूरामेटल स्पाइनल कॉर्ड जो है ओपन होकर प्रोलैप्स हो जाता है, उसको स्पाइना वाइफिडा बोलते हैं। लंबोसैक्रल रीजन में, डायग्राम दिखा दिया तो आपको याद रहेगा कि लंबोसैक्रल रीजन में होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, टोटल 80 या 90 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सुचरिंग ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स इज नोन एज, यूट्राइन सर्विक्स का जो सुचरिंग होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैकियोलोरैफी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच।